साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 2 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग कामत पैनल की रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कामत पैनल की जो रिपोर्ट है यह इकोनॉमिक्स से संबंधित है, इसलिए आपका यह जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्सन है उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, चर्चा में क्यों है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से कोविड-19 महामारी से प्रभावित क्षेत्रों को बेल आउट प्रदान करने से संबंधित अनुशंसाओं पर केबी कामत समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है। तो इसी के संदर्भ में ये जो कमेटी चर्चा में आई थी। अब हमारे लिए यह कमेटी के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इस कमेटी को किसके द्वारा गठित किया गया और क्यों गठित किया गया और इसकी प्रमुख अनुशंसाएं क्या हैं। तो इस वर्ष अर्थात अगस्त 2020 में आरबीआई के द्वारा केबी कामत किसके अध्यक्षता में केबी कामत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों का पुनर्गठन करना या रीस्ट्रक्चरिंग करना। चूंकि उद्योग धंधे बंद थे तो जो कॉरपोरेट थे उनको ऋणों को चुकाने में दिक्कत हो रही, तो उसी ऋण को क्या करना था, रीस्ट्रक्चर करने के लिए अनुशंसाएं करनी थी। तो इस समिति को कॉरपोरेट ऋणों को एक बार पुनर्गठन के लिए मापदंडों की अनुशंसा करने का कार्य सौंपा गया था कि वो अनुशंसाएं करें जिससे कि जो कॉरपोरेट ऋण है उनको एक बार रीस्ट्रक्चर किया जा सके, जिससे कि कोविड-19 के जो महामारी का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। तो इनकी इस जो कमेटी रही इसकी जो प्रमुख अनुशंसाएं हैं उसको बात कर लेते हैं। तो इसके अनुसार उधारकर्ताओं पर प्रभाव की गंभीरता, मतलब कोविड-19 महामारी का कितना प्रभाव पड़ा है उसकी गंभीरता के आधार पर तनावग्रस्त खातों के पुनर्गठन के लिए श्रेणीगत दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है। अब श्रेणीकृत जो दृष्टिकोण है कैसे होगा, तो इसमें समिति के द्वारा प्रदान की गई जो अनुशंसाएं हैं उनके आधार पर बैंक खातों को अल्प, मध्यम एवं गंभीर तनावग्रस्त खातों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यही क्या है, श्रेणीकृत दृष्टिकोण है। इसके बाद मुश्किलों का सामना कर रहे क्षेत्रों के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए 5 वित्तीय मापदंड इसमें बताए गए हैं, जिनके आधार पर जो भी इकाइयां हैं कि उन पर कितना प्रभाव पड़ा है उसकी अनुमान लगाया जा सके। इसमें 5 में जो है, पहला है कुल बाहरी देनदारियों एवं समायोजित वास्तविक नेटवर्थ का अनुपात। दूसरा, ब्याज से पहले कुल कर्ज एवं आय का अनुपात। तीसरा, कर, मूल्यह्रास एवं परिशोधन। तीसरा है ऋण सेवा कवरेज अनुपात। और पांचवा है वर्तमान अनुपात एवं औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात। इसके अलावा इसके अनुशंसाओं में जो है ऑटो, विमानन, निर्माण, आतिथ्य, विद्युत, रियल एस्टेट और पर्यटन सहित 26 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिसके संदर्भ में ये अनुशंसाएं लागू होनी है। अब प्रश्न उठता है कि ये सिफारिशें जो हैं इनकी प्रयोज्यता क्या है, एप्लीकेबिलिटी है, मतलब कहाँ पे ये किन पर लागू होंगे। तो कुछ शर्तें होंगी ना, उन्हीं इकाइयों पर ही लागू होंगे। तो समिति को जो कमेटी गठित की गई थी, कामत कमेटी, तो इसको 1500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों के पुनर्गठन की जांच करनी थी। ऐसा नहीं कि कितना भी ऋण हो, जो ऋण 1500 करोड़ रुपए से अधिक है उन्हीं के पुनर्गठन या उन्हीं के रिस्ट्रक्चरिंग की जांच इसको करनी थी या उसी के संदर्भ में अनुशंसाएं लागू होनी है। तो इस ढांचे के अंतर्गत जो कमेटी ने बताई है, समाधान केवल उन उधारकर्ताओं के लिए लागू होता है जिन पर कोविड-19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तथा ये जो ढांचा बताया गया है इस ढांचे के अंतर्गत केवल वही उधारकर्ता पात्र होंगे जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और जिन पर 1 मार्च 2020, जब तक आपका लॉकडाउन नहीं लगा था, तो 1 मार्च 2020 तक 30 दिनों से कम का बकाया उनके ऊपर था। इससे अधिक का बकाया या ऋण उनके ऊपर नहीं था। आगे बात कर लेते हैं वैश्विक नवाचार और प्रौद्योगिकी गठबंधन GITA के बारे में, या इसको इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस के बारे में। तो यह जो आपका GITA है यह एक नॉन फॉर प्रॉफिट गैर लाभकारी सेक्शन 8 के तहत एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है, तथा
यह जो वैश्विक नवाचार और प्रौद्योगिकी गठबंधन GITA है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है और भारतीय उद्योग परिसंघ, इनके बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। मतलब इनके सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ही इस वैश्विक नवाचार और प्रौद्योगिकी गठबंधन को स्थापित किया गया है। किसके? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और जो उद्योगों का जो एक संगठन है भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII, उसके बीच का। अब यह जो आपका GITA है, यह कार्य क्या करता है? तो GITA प्लेटफॉर्म जो है ये प्रौद्योगिकी अंतराल मानचित्रण अर्थात टेक्नोलॉजी गैप मैपिंग और विश्व भर में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त जो तकनीकी रणनीति सहयोगी साझेदारी है उनको करना और प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा या प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण करना। इसके लिए आसानी से धन उपलब्ध कराने और इन चीज़ों को लेकर के जो प्रौद्योगिकी समाधान प्रस्तुत करना है, उनके संदर्भ में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना, यही इसका कार्य है। आगे चलते हैं जापान के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान के बारे में। तो यह जो कि आपका टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड टेक से संबंधित टॉपिक है, तो यह आपके GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत आ जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान जो है, ये क्षुद्रग्रह जिसका नाम रायगू है, एस्ट्रॉयड रायगू, इसके मृदा नमूनों मतलब इसकी मिट्टी के नमूनों सहित वह पृथ्वी के निकट पहुंच चुका है। मतलब वहां से वापसी पृथ्वी की ओर ये कर चुका है। याद रखिएगा यह हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान किस देश का है? जापान का है। और क्षुद्रग्रह का नाम याद रखिएगा रायगू। तो हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान ने क्षुद्रग्रह रायगू से 1 साल पूर्व उड़ान भरी थी। ठीक है, 2019 में भरी होगी, तो 2020 में पहुंच रहा है और यह संभवतः 6 दिसंबर को पृथ्वी पर पहुंचकर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नमूने से भरे कैप्सूल को गिराएगा तथा क्षुद्रग्रह के मृदा नमूने जो मिट्टी के नमूने हैं और डेटा से सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब थोड़ा सा ये जो हायाबुसा 2 परियोजना रही इसके बारे में बात कर लें, तो यह क्षुद्रग्रह से या एस्ट्रॉयड से पृथ्वी पर नमूने लेकर वापस आने का एक मिशन है, जिसको जापानी अंतरिक्ष एजेंसी या इंग्लिश में कहें तो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको शॉर्ट में जाक्सा कहते हैं। तो याद रखिए कि जाक्सा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? जापान की। तो जाक्सा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान जो है ये 3 दिसंबर 2014 को प्रक्षेपित किया गया था और यह 27 जून 2018 को क्षुद्रग्रह रायगू की सतह पर उतरा था। इस मिशन पर ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था, इसके साथ रिमोट सेंसिंग, नमूना संग्रहण के लिए कई विज्ञान अंतरिक्ष उपकरण और 4 छोटे आकार के रोवर्स भी भेजे गए थे। ये रोवर्स का काम क्या था? इनका काम नमूनों के जो सैंपल्स हैं उनके पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक संदर्भ के बारे में जानकारी देने हेतु सतह का परीक्षण करना था। अब मिशन के महत्व के बारे में बात करें तो यह जो क्षुद्रग्रह या एस्ट्रॉयड रायगू है, यह एक सी टाइप क्षुद्रग्रह, सी टाइप एस्ट्रॉयड है, जो कि सौर प्रणाली के शुरुआती काल का ही एक अवशेष है तथा यह सी टाइप क्षुद्रग्रह में होता क्या? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि सी टाइप क्षुद्रग्रहों में कार्बनिक पदार्थ और जल में फंसे हुए कण दोनों उपस्थित होते हैं और संभवतः यही कार्बनिक पदार्थ जल जो है, जल को पृथ्वी पर लाने के लिए जिम्मेदार, मतलब यही एस्ट्रॉयड जो है पृथ्वी पर लाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जिससे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं वो मिले होंगे। आगे चलते हैं, अगला है वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। तो यह चूँकि आपका स्वास्थ्य संबंधित या एक कह सकते हैं एक संस्था संबंधित टॉपिक है, तो यह आपका GS के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत कवर हो जाएगा, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच के अंतर्गत। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा सूक्ष्म जीवी रोधी प्रतिरोधक क्षमता हेतु एक वैश्विक स्वास्थ्य नेताओं का समूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है। अब यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस
यह जो है एक 20 सदस्यीय समूह है। इस 20 सदस्यीय समूह में विभिन्न देशों के राज्य प्रमुख, वर्तमान और पूर्व मंत्री तथा निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के नेतृत्वकर्ता सम्मिलित हैं तथा इस समूह के जो सह अध्यक्ष हैं, मतलब इसकी अध्यक्षता 2 लोगों के द्वारा मिलकर की जा रही है। कौन कौन? बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियां मोटले और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद के द्वारा तथा खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख जो है इस समूह के पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अब इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस समूह का जो उद्देश्य है वो यह है कि सूक्ष्म जीवरोधी दवाइयों का संरक्षण करने तथा सूक्ष्म जीवीरोधी प्रतिरोधक क्षमता एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR के विनाशकारी परिणामों से बचने हेतु वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षण करना और इसके संदर्भ में कार्रवाइयों को उत्प्रेरित करना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसके जो कार्य हैं ये अपने उद्देश्य को प्राप्त कैसे करेगा, कुछ कार्यों के माध्यम से, वो कार्यों को देख लेते हैं। तो सूक्ष्म जीवरोधी प्रतिरोधक क्षमता के प्रति वैश्विक प्रक्रिया की निगरानी करना, इसके अलावा सार्वजनिक सक्रियता को बनाए रखना, मतलब लोगों को जागरूक करते रहना। इसके साथ ही सूक्ष्म जीविरोधी प्रतिरोधक क्षमता AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस संबंधी विज्ञान और साक्ष्यों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को नियमित रूप से रिपोर्ट प्रदान करते रहना। इसके साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य और चारा उत्पादन पर निवेश में जो है इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के दृष्टिकोण को शामिल करने की वकालत करना तथा संबंधित विषय पर बहुहितधारकों मल्टी स्टेक होल्डर्स के जुड़ाव के लिए इसको प्रोत्साहित करना, जिससे कई लोगों को इससे जोड़ा जा सके। आगे चलते हैं चीन की ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना के संदर्भ में। तो यह जो आपका है GS के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत भारत एवं इसके पड़ोसी से संबंध के अंतर्गत आ जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत के साथ जारी सीमा विवाद के मध्य में ही, अभी ये सीमा विवाद सुलझा नहीं है, इसी बीच चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने की योजना बना रहा है और इसके लिए अगले वर्ष 2021 से शुरू होने वाली जो इसकी 14वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें एक प्रस्ताव को भी सम्मिलित किया जा चुका है। अब इस पे भारत और बांग्लादेश की प्रतिक्रिया क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है तथा ऐसे में बांध निर्माण के प्रस्ताव से इन दोनों देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो भारत और बांग्लादेश ने अपनी चिंताओं को जाहिर किया है। हालांकि चीन ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि वह उनके हितों अर्थात बांग्लादेश और भारत के हितों को ध्यान में रखेगा। अब भारत की चिंताएं क्या हैं इस परियोजना को लेकर के? तो चीन की बांध निर्माण की जो अति सक्रिय गतिविधियां हैं ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि चीन के साथ भारत का कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता इन चीज़ों को लेकर के नहीं है। इसके अलावा चीन का मानना है कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से उसका अरुणाचल प्रदेश पर दावा जो है वो मजबूत हो जाएगा। तीसरी चीज़ कि भारत का मानना है कि तिब्बती पठार में चीन की जो परियोजनाएं हैं वो भारत में नदी के प्रवाह को कम करने की एक प्रकार से धमकी है, अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार की धमकी है कि आप यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इस प्रकार से आपके पानी को रोक सकते हैं। इसके अलावा बांध, नहरें, सिंचाई प्रणालियाँ ये जो हैं युद्ध के समय अथवा शांति काल में सह तटवर्ती देश को खिन्नता का संदेश देने हेतु मतलब अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए जल को एक राजनीतिक हथियार के रूप में बदला जा सकता है या राजनीतिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नदी में प्रवाह जो है बहुत अधिक होने पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने से मना करने पे संकटमय हो जाता है। मतलब चूँकि कोई एग्रीमेंट नहीं है भारत और चाइना का, तो जो इसको लेकर इस जल को लेकर के कोई जब आंकड़े नहीं साझा किए जाते हैं तो अचानक से क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ आ सकती है। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा चीन जो है यारलांग जोंगबो जो है ये ब्रह्मपुत्र का ही तिब्बती में नाम है। तो चीन यारलांग जोंगपो या कहें साधारण भाषा में ब्रह्मपुत्र की धारा को उत्तर की ओर, चूंकि यह दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है भारत में, तो इसको उत्तर की ओर मोड़ने पर भी विचार कर रहा है। तो यदि उत्तर की ओर मोड़ देगा तो जो जल प्रवाह भारत की ओर आ रहा है वो बहुत कम हो जाएगा या रुक जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह में परिवर्तन करने संबंधी विचार पर जो है चीन सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करता है। वो कुछ भी नहीं बताता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि इससे
भारत के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों और बांग्लादेश में या तो बाढ़ आ सकती है या फिर पानी की कमी से तबाही हो सकती है। दोनों सिचुएशन हो सकती है। यदि उसने अचानक से पानी छोड़ दिया तो यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, और उसने पानी रोक दिया तो यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का भारत के लिए महत्व क्या है। चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के 3000 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और अंत में जाकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। भारत के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। या कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ये कई देशी स्थानीय जो समुदाय हैं उनके लिए जीवन निर्वाह में भी सहायक है। तो इस प्रकार से जो है कई तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के जो समुदाय हैं या भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम जो है निकलती कहाँ से, तो तिब्बत में मानसरोवर के निकट एक हिमनद है जिसका नाम है चेम युंगडुंग। इस हिमनद का क्या नाम है, चेम युंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है। इसकी कई बार इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी सहायक नदियाँ दाहिने तरफ की और बाएं तरफ की दोनों को देख लेते हैं। तो दाहिने साइड की जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उसमें सुबनसिरी, भरेली, तिस्ता, अमो, कामेंग एवं मानस हैं। वहीं बाएं तरफ की जो नदियाँ हैं उसमें दिबांग, सिकांग, लोहित, दिहांग, तो दिबांग दिहांग दोनों हैं, धनसिरी और कोपली है। तो इनकी सहायक नदियों को याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है। एक बार दोबारा देखिए, सुबनसिरी, भरेली, तिस्ता, अमो, कामेंग एवं मानस। इसके अलावा दिबांग, सिकांग, लोहित, दिहांग, धनसिरी और कोपली हैं। आगे बढ़ते हैं गंगा अवलोकन के बारे में। तो यह गंगा अवलोकन क्या है, तो यह उत्तराखंड के हरिद्वार में चंडी घाट पर स्थित नदी पर बना हुआ प्रथम संग्रहालय या प्रथम म्यूजियम है। तो याद रखिए गंगा अवलोकन क्या है, यह एक म्यूजियम है जो गंगा नदी पर आपके उत्तराखंड के हरिद्वार के चंडी घाट पर बनाया गया और इसको हाल ही में मतलब सितंबर 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसका जो उद्देश्य बनाने का वो नदी से संबंधित संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करना है जिससे लोग जान सकें। अगला है श्रीलंका ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने जो है पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है, तो श्रीलंका ने लगाया। श्रीलंका सरकार ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसने मांसाहार का सेवन करने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए पशु मांस आयात करने का फैसला किया। मतलब वहाँ पे कोई जानवर तो नहीं काटा जाएगा, परंतु जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए बाहर से मांस आयात किया जाएगा। अब ऐसा किया क्यों गया है, चूँकि यदि आप यहाँ की डेमोग्राफी को देखेंगे श्रीलंका की, तो यहाँ पे जो बहुसंख्यक आबादी है वो आपकी बुद्धिस्ट है, और बुद्धिस्ट में क्या होता है वो अहिंसा का पालन करते हैं, तो उसमें जीव की हत्या नहीं की जाती है। इसी के संदर्भ में यहाँ पे पशु हत्या पर रोक लगाई गई है। यदि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे इसके डेमोग्राफी के बारे में, तो 2012 की जनगणना के अनुसार श्रीलंका में जो वहाँ की जो आबादी है 20 मिलियन की, इसमें से अधिक जनसंख्या मतलब 70.1% जो है ये बौद्ध हैं, 12.58% हिंदू हैं, 9.66% मुस्लिम हैं, 7.62% ईसाई हैं और 0.03% जो है ये अन्य शामिल हैं। तो सबसे बड़ा तबका कौन सा है बहुसंख्यक, आपका बौद्ध है, दूसरे नंबर पे आपके हिंदू हैं। आगे चलते हैं वैश्विक आतंकवाद निरोधक परिषद के बारे में, GCTC ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के बारे में। तो यह एक पंजीकृत गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। क्या है, यह एक थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य मानवता के लिए खतरे के रूप में आतंकवाद, मानव सुरक्षा आदि के संदर्भ में राष्ट्रीय हित एवं वैश्विक अंतश्चेतना जो वैश्विक कंसेंसस है इसके मुद्दों पर जागरूकता का प्रसार करना है तथा इसके सदस्यों में विभिन्न संकायों और पृष्ठभूमि के विभिन्न डिपार्टमेंट और पृष्ठभूमि के व्यक्ति जैसे कि वरिष्ठ नौकरशाह, शिक्षाविद, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं के अधिकारी, प्रतिष्ठित राजनयिक, प्रमुख शोधकर्ता, मीडिया विश्लेषक, सांसद, पेशेवर, कॉर्पोरेट प्रमुख, मानव अधिकार समूह आदि शामिल होते हैं इसमें। और ये मिल करके वैश्विक आतंकवाद के मूल कारणों पर विचार करने और समाज और सरकार द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से समर्थन और नियमित रूप से योगदान देते हैं। अब प्रश्न उठता है चर्चा में क्यों आया यह संगठन या यह जो थिंक टैंक है, तो हाल ही में वैश्विक आतंकवाद निरोधक परिषद GCTC के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया था।
आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के बारे में, अर्थात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। तो यह विश्व में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 में 1959 में अपनी एक घटक इकाई, मतलब संगीत नाटक अकादमी के एक घटक इकाई के रूप में इसको स्थापित किया गया था 1959 में। और आगे चल के 1975 में NSD को एक स्वतंत्र संस्था बना दिया गया, या 1975 में एक स्वतंत्र संस्था बन गई और 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत यह एक स्वायत्त शासित संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया। मतलब संगीत नाटक अकादमी से अलग इसकी एक पहचान बनाई गई तथा भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इसे फंडिंग की जाती है, वित्त पोषित किया जाता है इसको। इसके बाद 1999 से एक महोत्सव प्रारंभ किया गया NSD के द्वारा, जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव, या इसे राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भी कहते हैं। तो 1999 से प्रारंभ किया गया भारत रंग महोत्सव या राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD का वार्षिक रंगमंच उत्सव है। और यह जो वार्षिक रंगमंच उत्सव अर्थात भारत रंग महोत्सव या राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव है, इसे एशिया के सबसे बड़े थिएटर महोत्सव के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि पूर्णतः थिएटर को समर्पित है। आगे चलते हैं, अगला है NSCN-K के बारे में। तो यह क्या है? एक संगठन है जिसका पूरा नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग, शॉर्ट में NSCN-K। तो इस पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। तो गृह मंत्रालय ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग NSCN-K पर प्रतिबंध को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत एक गैर कानूनी संघ के रूप में अधिसूचित किया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि नागा विद्रोही समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग, इसको चूंकि पहली बार जो है 2015 में प्रतिबंधित किया गया था और यह जो है 104 हिंसक घटनाओं से अधिक में यह शामिल रहा है या इसकी भागीदारी मिली है। तो इसी के संदर्भ में इसको गैर कानूनी संघ के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो याद रखिएगा किसको किया गया है? तो NSCN-K को, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग को। तो ये नाम याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।